हेलो फ्रेंड्स, मैं सर दीपक। टुडे आई एम विद माय अनदर वीडियो। और आज हम +2 क्लास एनसीईआरटी का एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है द कोल्ड वॉर एरा। और सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू टेक टुडे। फर्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, देन कम्स बाइपोलर वर्ल्ड एंड देन कम्स द स्टार्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, देन कम्स द पावर ब्लॉक्स एंड डिफरेंट कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। व्हाट इज कोल्ड वॉर? अगर हम जनरली वॉर के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है वेपन्स, आर्म्स, बट कोल्ड वॉर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वॉर। इट मीन्स अ वॉर विदाउट वेपन्स और वॉर ऑफ नर्व्स। इसका मतलब यह है कि बिना हथियारों की लड़ाई और दिमागी शक्ति की लड़ाई को कोल्ड वॉर बोला जाता है। कोल्ड वॉर का एरा बेसिकली 1945 से लेके 1991 तक चला। अब ये जानना जरूरी होता है कि 1945 में क्या हुआ, ठीक है। और कोल्ड वॉर के बीच में ही देयर इज अ फोकस ऑन वर्बल अटैक्स। इसका मतलब है दो पक्ष, दो विरोधी पार्टियां, दो डिफरेंट ग्रुप्स एक दूसरे पर वर्बल अटैक करते हैं और कोल्ड वॉर का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। नाउ इट इज नेसेसरी टू नो व्हेन कोल्ड वॉर स्टार्टेड। दिस स्टार्टेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज 1939 टू 45। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक लड़ी गई। उसके बाद इस लड़ाई का ये जानना जरूरी हो जाता है कि कोल्ड वॉर इट वाज फॉट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नाउ आई एम गोइंग टू टेक और टेल यू दैट इट वाज द स्टार्ट ऑफ अ बाइपोलर वर्ल्ड। Simply, I want to tell you the word bi means two. इसका मतलब ये था कि कोल्ड वॉर के स्टार्ट के साथ ही पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटकर रह गई। विद द कोल्ड वॉर देयर स्टार्टेड अ बाइपोलर वर्ल्ड इन द ग्लोब। इसका मतलब था पूरा ग्रुप, पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब एक दो पार्ट्स में बनकर रह गया, जिसके अंदर से एक पार्ट वेस्टर्न ब्लॉक कहलाया और एक पार्ट ईस्टर्न ब्लॉक कहलाया। अब आपको बताना ये जरूरी बनता है कि वेस्टर्न ब्लॉक यूएसए के अंडर आता था और ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर के। तो अब जानना ही जरूरी हो जाता है कि कोल्ड वॉर के स्टार्ट के साथ ही पूरी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे चेंजेस थे जो अंडरटेक कर रहे थे, जिनकी वजह से पूरी दुनिया के सारे देश घबराए हुए थे कि whether to be the part of USA, that is capitalist bloc, or whether to be the part of USSR or socialist bloc. So now I am going to take my another topic, that is start of new world order. It is a very important question कि ऐसी क्या कंडीशन थी कोल्ड वॉर के स्टार्ट के साथ ही कि पूरी दुनिया के अंदर क्या घमासान स्टार्ट हो गया। ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया के देश, दोनों ही ग्रुपों के साथ कई देश जुड़ने के लिए तैयार थे और ज्यादातर देश जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे वो इनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहते थे। सो फर्स्ट पॉइंट कम्स, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर कंसर्न टू बी द पार्ट ऑफ दीस सुपर ब्लॉक्स और लीव देम। इट वाज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर, दैट इज इन 1945। सुपर पावर ब्लॉक्स के जो देश थे, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर, दोनों ही देश दुनिया के हर छोटे देश पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनको इकोनॉमिक पॉलिटिकल फायदा होने वाला था। इसलिए इन दोनों देशों ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को शुरू से इंपॉर्टेंस दिया। नाउ कम्स द पॉइंट, दिस टाइम पीरियड गेव बर्थ टू नैम, दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था जो उस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के देशों द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर आई मस्ट से वेरी प्राउडली दैट India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru was responsible for the initiation of the NAM. We are going to take a very long lecture about this, the concept of NAM, later on. And it is also very important to keep in mind that with the start of Cold War, after few years of Cold War, there came a stage when another important concept started, that is NEO, New International Economic Order. And I must agree or admit that a new phase for world community had already started. So friends, now we are going to take another topic, that is power blocks that emerged during the Cold War. Cold War एक ऐसा एरा था जिस टाइम के अंदर दो पावर ब्लॉक्स, दैट इज यूएसए और यूएसएसआर, वर डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, होल वर्ल्ड स्टेज।
So it is very important to know what were the power conditions, what were their expansion plans, how were they were affecting the small countries at that time. So सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कुछ आर्म्स ब्लॉक्स थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में काम कर रहे थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अलाइड फोर्सेस. दिस वाज लेड बाय यूएसए एंड अदर मेंबर्स वर सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस. अदर वाज एक्सिस पावर विच वाज लेड बाय जर्मनी एंड अदर मेंबर्स वर इटली एंड जापान. तो ये जानना बहुत जरूरी होता है, ये जो दोनों ग्रुप्स थे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में थे, जो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल रहे थे. Both the groups were putting too much pressure and were putting serious efforts to win the war. ठीक है. Now I must tell you that but after the Second World War there emerged a very powerful bloc that is named as Western Bloc. It was led by USA. It is also known as power bloc, capitalist bloc. इसको capitalist bloc के रूप में जाना जाता है क्योंकि हम सबको मालूम है कि यूएसए की सबसे बड़ी पावर उसकी कैपिटल है. कैपिटल के बेस पर ही उसने आज दुनिया में अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करी हुई है. यूएसए ने वेस्टर्न ब्लॉक के साथ कुछ आर्म्स ब्लॉक्स भी एस्टैब्लिश करे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है नेटो, सीटो, सेंटो. नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये तीनों के तीनों मिलिट्री अलायंसेस थे जिसने पूरी दुनिया के अंदर यूएसए की मिलिट्री हेजेमनी दैट इज मिलिट्री पावर को साबित कर दिया. और मैं आपको इससे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ही बिल्कुल 1945 के मिड पार्ट में ही अपनी आर्मी पावर पूरी दुनिया को शो कर दी थी. व्हेन यूएसए बॉम्ब्ड टू मेन सिटीज ऑफ जापान दैट इज नेम्ड एज हिरोशिमा एंड नागासाकी. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर ऑन. And I must tell you, there was another group named as Eastern Bloc. It was led by USSR. It is also known as Socialist or Soviet Bloc. Main members were Poland, Hungary, Romania. ईस्टर्न ब्लॉक ने भी इनकी देखा देखी एक ग्रुप का और निर्माण करा जिसका नाम है वॉर्सा पैक्ट. वॉर्सा पैक्ट बनाने का यूएसएसआर द्वारा बनाने का मेन मोटिव ये था कि वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि हम भी अमेरिका की तरह मिलिट्री अलायंसेस में मिलिट्री पावर के अंदर बहुत आगे हैं. अब इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा ये आता है, व्हाट वर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर या व्हाट वर द कंडीशन दैट लेड द टू पावर ब्लॉक्स टू हैव अ कोल्ड वॉर आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट इज इन 1945. सबसे पहला पॉइंट आता है यूज ऑफ एटम बॉम्ब्स बाय यूएसए ऑन जापान. यूएसए ने जापान के ऊपर, जापान जो कि एक्सिस पावर का हिस्सा हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, उसके ऊपर बॉम्ब फेंका. इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन ये है, 6 अगस्त को यूएसए ने जापान के हिरोशिमा एक बहुत पॉपुलर सिटी के ऊपर बॉम्ब फेंका. जो बॉम्ब फेंका गया उसका नाम उन्होंने रखा लिटिल बॉय. और 8 अगस्त दैट इज ऑफ टुडे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हीरो नागासाकी नाम के शहर पर उन्होंने बम फेंका जिसका बम का नाम उन्होंने क्या रख दिया, फैटमैन. इट रियली डिस्ट्रॉयड द टू सिटीज. अनदर कॉज दैट मस्ट बी मेंशन्ड हियर फॉर द फैक्टर्स बिहाइंड द कोल्ड वॉर. यूएसए डिड नॉट डिस्क्लोज इट्स पावर टू यूएसएसआर. यूएसए ने कभी भी अपनी बढ़ती हुई मिलिट्री पावर के बारे में यूएसएसआर को नहीं बताया. रादर यूएसए ने अपनी बढ़ती मिलिट्री पावर्स के बारे में इंग्लैंड को यानी कि यूके को मेंशन किया हुआ था. इट वाज वेरी ट्रबलसम फॉर द यूएसए. यूएसए आल्सो वांटेड टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री पावर इन दिस रिगार्ड. इट क्रिएटेड अ फील ऑफ जेलस इन द हार्ट ऑफ यूएसएसआर. एक्सपेंशन प्लान्स, दिस वाज परहैप्स द मेन कॉज आई मस्ट से, बिकॉज एक एक्सपेंशन प्लान ही होते हैं जो किसी भी देश, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं. दोनों ही पावर ब्लॉक्स दैट इज वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक वर पुटिंग सीरियस एफर्ट्स फॉर देयर एक्सपेंशन प्लान्स एज दे वांटेड टू कैप्चर एज मेनी एज स्मॉल कंट्रीज इन देयर पार्ट्स, इन देयर टेरिटरीज, जियोग्राफिकल टेरिटरीज. जिसकी वजह से इन दोनों देशों के अंदर, इन दोनों ग्रुपों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई. कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ज्यादातर दे वर एक्चुअली नॉट यूजिंग वेपन्स.
they were putting blames, they were using verbal attacks on each other. डाउटफुल नेचर, इट मीन्स कि दोनों ही पावर ब्लॉक्स को एक दूसरे के प्रति डाउट था. दे डिड नॉट बिलीव ईच अदर, दे डिड नॉट वांट टू शो दैट दे हैड इंक्रीज देयर आर्म्स पावर. सो वेरी साइलेंटली एंड वेरी चुपचाप रहते हुए उन्होंने अपनी पावर को बहुत बढ़ा लिया, और ये पावर आज दुनिया के सामने जग जाहिर है. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इस पॉइंट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एवरी पॉइंट ऑफ फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन. क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड था जो कि यूएसएसआर की टेरिटरी में ही आता था, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में अकर हुआ, और ये बहुत क्रिटिकल प्रूव हुआ, क्योंकि अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सही समय पर हैंडल ना कर लिया गया होता, इसको रिजॉल्व ना कर लिया गया होता, इसका कोई सोल्यूशन आया होता, तो इट माइट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर दैट वाज गोइंग टू बी वेरी डेवास्टेटिंग फॉर द होल वर्ल्ड. Cuba was a small island. It was under the impact of USSR, as it was regularly getting the political and economic help from USSR. So it cannot go beyond the reach of USSR. On the other hand, USSR was also planning to capture it properly. USA also had an eye on Cuba. So it also wanted to capture Cuba. It created tension between both the nations. दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही मुद्दे, दोनों ही सरकारें चाहती थी कि किसी भी तरह से क्यूबा को अपने हिस्से में शामिल कर लिया जाए. ट्रूप्स ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर केम फेस टू फेस. इट क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ वॉर. इवन यूएसएसआर पुट द फेस ऑफ इट्स मिसाइल्स टुवर्ड्स द यूएसए. फाइनली निकिता खुश्रोव, president of USSR, and John Kennedy, president of USA, resolved the tension, and the risk of another world war could be postponed.